Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर्स वर्ड। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हम बात करेंगे जॉन डन की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। देखिए, कुछ बातें मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल के अंदर बात करनी है। हम स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा जॉन डन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो पोइम है आपकी उसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि आपको कहीं और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी आपके लिटरेरी डिवाइसेस रहेंगी या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे या फिर कोई चीज़ समझने वाली होगी तो हम साथ के साथ उसको समझेंगे, और लास्ट के अंदर तो हम इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको इस पोइम के बारे में डिटेल के अंदर सारा कुछ बता दूंगा। तो सिर्फ वो लोग जिनके पास टाइम है, स्टडी को लेकर सीरियस हैं, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है और वहाँ पर ये पोइम दी हुई है, चाहे वो आपका कोई सिलेबस ही क्यों ना हो, तो सीरियस हो तो टाइम है, देखना चाहते हो, ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर देखिए। कैसे मर्जी देख लेना, स्किप कर लेना, जो कुछ मर्जी कर लेना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई ऐसे करो वैसे करो। कुल मिला के आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको ये पोइम समझ में आनी चाहिए। आपके डाउट्स जितने भी थे वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर हम। देखिए, जॉन डन की ये फ़ोटो है। इसके बाद में जन्म, बॉर्न। जन्म इनका हुआ था 22 जनवरी 1572 इंग्लैंड के अंदर। डेथ इनकी हुई थी 31 मार्च 1631। तब इनकी एज थी 59। इनका जन्म भी लंदन में हुआ, इनकी डेथ भी लंदन में हुई। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ठीक है, हम डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशन, हाँ ये चीज़ समझने वाली होती है। जैसे ऑक्यूपेशन में लिखा है, पहले लिखा है पोइट। इसका मतलब कि जॉन डन ने सबसे ज़्यादा या फिर जो फेमस इसके वर्क थे वो पोइट्री थी, इसलिए पहले लिखा है भी पोइट। फिर लिखा है प्रिस्ट, प्रिस्ट यानी पुजारी भी रहे थे ये। और फिर लॉयर यानी कि वकील। देखना अपनी जो पोइम है कैसे दलीलें दे देकर बातें करेंगे ये अपनी बात को। लॉयर थे, अगर लॉयर थे, प्रीस्ट थे, पोइट हैं, बंदा एजुकेटेड था, काफ़ी नॉलेज भी रखता था। नेशनलिटी इनकी इंग्लिश थी। अल्मा मेटर यानी कि स्टडी कहाँ से की इन्होंने, स्टडी इन्होंने की थी हार्ट हॉल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। जनरा की बात करें तो इन्होंने स्टायर लिखे हैं, लव पोइट्री लिखी है, एलिजी लिखी है, और सरमन्स, सरमन्स यानी कि उपदेश। जो बंदा प्रीस्ट है, पुजारी है, वो उपदेश लिखेगा। इनके जो वर्क होते थे उनका सब्जेक्ट क्या होता था, तो इनका जो वर्क था, जो भी इन्होंने पोइट्री वगैरह लिखी, सरमन्स लिखे, उनका जो सब्जेक्ट यानी कि किस सब्जेक्ट पर वो लिखता था, तो सब्जेक्ट इनके होते थे लव, सेक्सुअलिटी, रिलीजियस और डेथ। और लिटरेरी मूवमेंट, ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेटाफिजिकल पोइट्री। अब ज़्यादा मैं इस वीडियो के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्री पर बात नहीं करूँगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है कि क्या थी हाँ इतना बता दूँ कि ये क्या सिस्टम था। असल में जो फार कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको दूर दूर कोई रिलेशन नहीं होता, आप उनके जरिए कोई अब बात कहते हो कि भाई ये बात ऐसी है, तो वो कहते हैं आपको, वो मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आ जाता है। जैसे हम इस पोएम में देखेंगे, वो कहता है कि भाई टूटते हुए तारे को पकड़ के लेके आओ, मैंड्रिक रूट से बच्चे पैदा करो। तो ये सारी दूर दूर की बातें हैं, आपस में कोई लेन देन नहीं है इनका। तो ये होती है आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री, अगर सिंपल सिंपल समझोगे तो। बाकी डिटेल के अंदर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब भी टाइम मिलेगा, मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में क्या था। हम ज़्यादा डीप में इस पॉइंट पर नहीं जाएंगे। तो एक बार के लिए थोड़ा सा पोइट के बारे में जानना इतना काफ़ी है। अब हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं अपनी पोइम पर, जिसको आप देखने के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। पहले स्टार्टिंग में बिगिनिंग में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पर। इट इज़ ए सॉन्ग फ्रॉम जॉन डन्स कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स।
एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाना। एक एक लाइन के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज रहेंगे वो सारे के सारे अगर अब ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएंगे। ओके ओके। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये एक सॉन्ग है जो कि जॉन डन का लिखा हुआ है, और जॉन डन का एक कलेक्शन आया था, उस कलेक्शन का नेम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। बात पर गौर जरूर करना, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये कलेक्शन था, इसके अंदर ये ए सॉन्ग के रूप में पब्लिश हुआ था। इन विच ऑल पीसेस वुड कुड बी संग आउट, सारे के सारे पार्ट्स गाने वाले थे इसके अंदर मोस्टली इस कलेक्शन के अंदर। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ जॉन डन्स नेगेटिव लव पॉइंट्स। जो जॉन डन ने लव पोइट्री लिखी है वो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से, तो वो सारी ये मेन नेगेटिव आपको इफेक्ट दिख जाएगा इसके अंदर। द मेन आइडिया इज दैट देयर इज़ ए नो ट्रू लव इन द वर्ल्ड। मेन आइडिया तो मोटी मोटी बात तो भाई साहब ये है कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी ट्रू लव नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अच्छा, इस पोएम को आप 3 भागों में बांटोगे, यानी कि 3 स्टेंजाज है इसके अंदर। द फर्स्ट पार्ट शोज दैट एवरीथिंग लिस्टेड हियर इज इम्पॉसिबल। अच्छा, 3 स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा के अंदर 9 लाइन्स हैं। 9 9 9 3 बार 9 बोलोगे तो टोटल होगी 27 लाइन। तो जो पहला जो 9 लाइन है आपका, जो पहला स्टेंजा है वो बताता है कि वहाँ पर कुछ टास्क दिए गए हैं, हालांकि वो 7 टास्क हैं, वो सारे के सारे कहता है कि वो इम्पॉसिबल टास्क वहाँ पर दिए गए हैं। द सेकेंड पार्ट सेज दैट एनीवेयर एंड एनी टाइम पीपल कुडंट फाइंड ट्रू लव। दूसरा पार्ट कहेगा कि लोग कहीं पर भी कभी भी उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता। In the third part, the poet says that even if the impossible things were proved possible, he couldn't believe it. वो लास्ट पार्ट में कहता है कि वो सारी की सारी चीज़ें अगर प्रूव भी हो जाए ना तो भी हमारा पोइट उस पर बिलीव नहीं करेगा। द रिदम ऑफ द पोइम divides from the conventional poems of the time. It consists of 3 9-line stanzas with the expectations of the 7th and 8th lines. देखो सीधी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पर। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई इसके अंदर 9 लाइनों के 9 लाइन्स के 3 स्टेंजाज हैं। जो 9 लाइन्स हैं असल में जो फर्स्ट लाइन 2 लाइन जैसे 1 2 3 4 5 6 तक तो क्या है कि वो आपकी आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई है, आप देखोगे वो लंबी लंबी लाइन आपको दिख जाएंगी। और लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं यानी कि आपकी लाइन नंबर 7 8 और 9 वो आपकी ट्राइपल यानी कि आपकी 3 लाइनों का जो स्टेंजा होता है और उसके अंदर वो लिखी गई है। पहले 6 लाइनों वाला आपका सस्टेट रहेगा, हमने पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए कि 6 लाइनों का स्टेंजा सस्टेट होता है, 3 लाइनों का स्टेंजा ट्राइपलेट होता है, 3 से ट्राइपलेट 6 से सस्टेट। तो ये कह रहा है कि इसकी जो राइमिंग स्कीम रहेगी, स्टार्टिंग की जो आपकी सस्टेट पार्ट रहेगा उसकी राइमिंग स्कीम रहेगी ए बी सी सी। नॉर्मल है, इजी है, याद कर लोगे आप, ए बी सी सी। और जो लास्ट की जो आपकी लाइन्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी डी डी डी, यानी कि 3 बार डी डी। उनका राइमिंग स्कीम हम देखेंगे कैसे निकाली जाती है, तब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए आ जाइए पोइम पर। इसका फर्स्ट लाइन, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये पहली लाइन है, हमारा पोइट कह रहा है कि गो जाओ एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक गिरते हुए तारे को पकड़ के दिखाओ। इधर साथ में लिखा हुआ है दिस इज एन अनकॉमन एब्रप्ट बिगिनिंग ऑफ ए पोइम। द वर्ब्स गो एंड कैच here indicates that the poem is addressed to some listener. To catch a falling star is impossible. यानी कि गो एंड कैच ये हमें बता रही है कि भाई हमारा जो पोइट है वो किसी ना किसी को कह रहा है कि जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ के लेकर आओ। और टूटते हुए तारे को कैच करना इट इज़ ए इम्पॉसिबल टास्क, नंबर 1। तो हमारा पहला टास्क यहाँ पे आ चुका है। नंबर सेकंड लाइन गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। मैंड्रिक रूट तो ये कह रहा है कि आप जो मैंड्रिक रूट होती है उससे एक बच्चे को पैदा करके दिखाओ। क्या होती है मैंड्रिक रूट? असल में एक ऐसी जड़ होती है जो दिखने में क्या है कि एक इंसान जैसी लगती है, जैसे लेडी हो ऐसी लगती है, बट जड़ से तो आप बच्चा कैसे पैदा कर सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल।
यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मैंड्रिक इज़ ए टाइप ऑफ प्लांट फ्रॉम विच ड्रग्स मे बी मेड, जिससे कुछ दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, स्पेशली दोज कॉजिंग स्लीप्स, जो कि नींद के लिए होती हैं। द मैंड्रिक रूट इज़ ए फॉर्किड लाइक द लोअर पार्ट ऑफ द मिड बॉडी। जैसे अब इंसान की जो टांगे होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई जैसे मेल का नीचे वाला पार्ट होता है, पेट से नीचे वाला, भी दो टांगे दिख रही है और पेट दिख रहा है, ऐसे दिखने में लगती है ये। बाकी आप पिक लगा दूंगा मैं यहाँ पर, पिक में आप देख लेना कि दिखने में कैसी होती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल द फीमेल कुड बिगन एक चाइल्ड ऑन द मैंड्रिक रूट। ये बाइबल के अंदर ये कैरेक्टर इसको दिया गया था, मारमेड का जिक्र वहाँ पर किया गया था, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ जानने वाली बात आपकी है नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर यहाँ पर है, ये लिखा है कि गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट। असल में इसको ऐसे लिखना चाहिए कि गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। ये आपका रिलेटिव डिवाइस होती है, यानी कि आपको शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं पोइट, क्योंकि पोइट के पार्ट पोइटिक लाइसेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। नंबर 3 लाइन, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। पोइट कहता है कि मुझे बताओ वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि जितने भी पास्ट के जो ईयर्स हैं, जो बीत गया टाइम है, वो कहाँ गया। अब कोई बता सकता है कि भाई जो बीता हुआ टाइम है वो कहाँ गया। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टास्क। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, साइड में देख लो क्या लिखा है। साइड में लिखा हुआ है कि इट इज़ सिमिलर टू वन फेमस सेंटेंस गिवन बाय द मिडाइवल फ्रेंच पोइट। अच्छा, एक फ्रेंच के पोइट हुए थे विलन, उन्होंने फ्रेंच के अंदर ये लाइन लिखी थी, ये आपके जो वर्ड हैं फ्रेंच के अंदर लिखे हुए हैं, विच मीन, जिसका मीन था कि वेयर हैज़ लास्ट ईयर्स स्नो गॉन, कि पिछले साल की बर्फ़ स्नो कहाँ पर गई। इट इज़ ए क्वेश्चन इम्पॉसिबल टू आंसर, तो ये भी कोई इम्पॉसिबल टास्क हो गया। आगे आगे लिखा है और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, और बताओ हु किसने, क्लेफ्ट ये क्लीव की सेकंड फॉर्म है, क्लीव मतलब कि चीर देना, कि किसने चीर दिया द डेविल्स फुट, शैतान के पैर किसने चीर दिए। देखिए अपने इंडिया में क्या होता है कि अपने इंडिया में होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके पैर पीछे की तरफ होते हैं ना, उल्टे साइड होते हैं। बट क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखोगे तो वो कहते हैं कि डेविल के पैर बीच में से कटे हुए होते हैं, जैसे आप घर पे एनिमल्स के देखते हो बीच में से चिरे हुए। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये भी इम्पॉसिबल टास्क है, भी कौन बताए भी उसके पैर किसने चीरे। फिर आगे नेक्स्ट आगे टीच मी टू हियर मारमेड सिंगिंग, कि मुझे सिखाओ कि मारमेड्स की सिंगिंग को कैसे सुना जा सकता है। मारमेड यहाँ पे वर्ड है मारमेड्स। मारमेड्स ये भी बिब्लिकल करेक्टर है, बाइबल से लिया गया है। उसके अंदर एक कहानी थी कि भाई समुद्र की जो जल परियाँ होती हैं वो गाने वगैरह गाती हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो भी समुद्र में जाते हैं, तो जो उनके पास चला जाता है वो उसको मार देती हैं, वो वापस आता नहीं है। अब जो पहली बार जो भी उसको सुनता है तो वो तो वापस आता ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई बता ही नहीं सकता कि उनके गीत कैसे सुने जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टास्क। और साइड में क्या लिखा हुआ है, मारमेड्स आर इमेजिनरी सीज क्रिएचर्स। अच्छा, इमेजनरी काल्पनिक है भाई, ऐसा असल में नहीं होता, बट जैसे अपने इंडिया के अंदर भी है तो उनकी अपनी अपनी मान्यताएं, कुछ कथाएं हैं। हियर इट रेफर्स टू साइरेंस हु एन्चांटेड ओएसिस एंड हिज सीमैन्स। अच्छा, होमर की ओडिसी थी, उसके अंदर ये कहानी जो मैंने अभी बताई कि वो नाविक जाते थे उनको मार देते थे, उसमें से ये चीज़ ली गई है। देयर इज़ नो वे हियर द मारमेड सिंगिंग, तो कोई तरीका है ही नहीं उनको सुनने का। आगे देखिए, और टू कीप ऑफ एनिमीज स्टिंगिंग। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि भाई टू कीप ऑफ होता है किसी से छुटकारा पा लेना, किसी चीज़ से दूर रहना। कि ये बताओ कि जो एनिमीज स्टिंगिंग होती है, जिनकी जो ईर्ष्या की जो ललक होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ईर्ष्या किसी इंसान को लेकर, दूसरे जो जेलसी होती है, अब ये भी इम्पॉसिबल है। हमारे ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम दूसरे को देखकर जेलसी फील करते हैं। जहाँ इधर साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, एनिवीज स्टिंगिंग मीन्स द बीटिंग ऑफ अ पीपल्स एनिवी, यानी कि जो लोगों की ईर्ष्या है। एनिवी हियर इज ए हाफ पर्सोनिफाइड, पूरा पर्सोनिफिकेशन नहीं किया, हाफ पर्सोनिफाइड यहाँ पे किया गया है, ज़्यादा इसके अंदर और कुछ है नहीं। ओके, आगे देखो, तो आप देखोगे यहाँ तक आते आते देखिए लाइन यहाँ से पढ़ोगे पूरी लाइनें पढ़ते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, टीच मी टू हियर मारमेड सिंगिंग,
और हु और टू कीप ऑफ एनिमी स्टिंगिंग। तो अब आप देखिए कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। पहली लाइन के पीछे लिखा है स्टार, सेकंड में लिखा है रूट और फिर लिखा है आर। इसका मतलब कि स्टार और आर मैच कर रहे हैं। तो पहले इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए, सेकंड वाला रूट इससे मैच नहीं कर रहा, बन गया ए बी। आर और फुट फिर मैच कर रहा है तो ए बी। अब देखो लास्ट वाले सिंगिंग और स्टिंगिंग ये मैच कर रहे हैं, तो ये आपका बन गया सी सी। तो सस्टेट 6 लाइनों की राइमिंग स्कीम बन गई ए बी सी सी। इसके बाद में जो मैंने अच्छा ये जो 6 लाइनें, ये सारी की 6 लाइनें एवरेज स्टेंजा के अंदर आपकी आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई है। मीटर क्या होता है इसके बारे में फिर अलग से बात करेंगे, वरना फिर ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। बट एक बार समझ लीजिए कि वो 5 लाइनों के जो आपके फिट बनते हैं, 2 के पेयर्स बनते हैं 5, दैट इज़ कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर। हालांकि आइम्बिक क्या होता है और पेंटामीटर क्या होता है ये फिर आपके अलग अलग है। आइम्बिक होता है पेंटामीटर ना, आइम्बिक यानी कि आपका 5 वाला, सॉरी स्ट्रेस वाला, पहले स्ट्रेस आएगा फिर अनस्ट्रेस जाएगा, ऐसा कुछ ये सिस्टम पूरा मीटर का रहेगा। तो इसको अलग वीडियो में समझा जा सकता है। फिर लिखा है कि एंड फाइंड वट वाइंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। तो ये लाइनें थोड़ी सी आपको छोटी दिख रही हैं, फाइंड वाइंड माइंड। असल में ये आपका ट्राइपेट है 3 लाइनों का। और ये जैसे मैंने कहा कि आइम्बिक पेंटामीटर था, पेंटामीटर के 5 जिसके अंदर फिट बनते हैं, बट ये आपका आइम्बिक टेट्रामीटर है क्योंकि ये 3 के यहाँ पे सिम्बल्स आपके फिट बनेंगे। तो है तो आइम्बिक की, बट ये आपका टेट्रामीटर है। इनका मीनिंग क्या है इन लाइनों का? इन लाइनों का मतलब है कि ये कह रहा है कि एंड फाइंड वट वाइंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि उस हवा की, उस तरीके की खोज करो जिससे एक ईमानदार व्यक्ति आगे कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि ये भी एक मुश्किल काम है कि आप एक ऑनेस्ट बंदा, मेरे को लगता है बहुत कम लोग, हालांकि सफलता मिल जाती है, बट ये भी तो इम्पॉसिबल है ना कि आप एक काइंड पर्सन और आपको जल्दी सफलता मिल जाए, क्योंकि पोइट के लिए ये भी इम्पॉसिबल ही है। तो ये आपका पहला स्टेंजा था, 9 लाइनें थी। आगे तो ये थोड़ा देख लीजिए भाई, ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है कैच ए फॉलोइंग स्टाइल की। ये आपका यहाँ से अब आपका सेकंड स्टेंजा शुरू हो चुका है। अब पहला स्टेंजा के अंदर हमने देखा कि वो 7 टास्क दे रहा है। 7 टास्क की बात हम लास्ट में भी कर लेंगे, डोंट वरी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर और डिटेल में पढ़ा दूंगा कि कौन कौन से हैं। एक बार पोइम को सिर्फ जस्ट समझते जाइए कि बात क्या हो रही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेंजा शुरू हो रहा है, वहाँ पे पोइट कह रहा है इफ़ दाउ विस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यानी कि इफ़ यू आर बॉर्न विद ए स्ट्रेंज गिफ्ट दैट एनेबल्स यू टू सी साइट्स दैट आर रेयर बीस्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारा जन्म हुआ है कुछ स्ट्रेंज साइट्स को देखने के लिए, यहाँ पे आपका लिटरेशन आ चुका है स्ट्रेंज साइट मतलब में, स्ट्रेंज और साइट ऐसा इसका रिपीटेशन हो रहा है। और स्ट्रेंज साइट से यहाँ पे आपका आई थिंक पैराडॉक्स भी होना चाहिए। चलो देखते हैं उसको क्या आएगा। थिंग्स इनविजिबल टू सी, तो पूरी लाइन पढ़िए। पूरी लाइन ये कह रही है कि इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, कि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, अगर आपको लगता है कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है जो चीज़ें है ही नहीं उनको देखने के लिए, तो क्या करें? नंबर 3 देखो, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो तुम राइड करो कितने दिन? 10,000 डेज एंड नाइट्स, कि 10,000 दिन और रातों तक तुम राइड करो, सवारी करो, चलते रहो। ये आपका हाइपरबली यहाँ पर आ गया कि भाई बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि 10 सालों तक, 10,000 दिनों और रातों तक चलते रहो। लगभग आपके 27 साल बनते हैं, तो बात को ज़्यादा बढ़ा दिया। बात को बढ़ा देना ये आपका टाइप होता है हाइपरबली का। ओके, ये सेकंड लाइन के अंदर था, तो आप इधर साइड में देख लो यहाँ पे क्या है। ये कह रहा है कि थिंग्स इनविजिबल टू सी, इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ दैट अपोजिट फ्रेज ऑफ साइट्स इन द अबव लाइन, अनदर एग्जाम्पलेशन इज। ओके, ये आप खुद देख लेना भाई, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हालांकि यहाँ ये कह रहा है कि अपोजिट करके लिख दिया, थिंग्स इनविजिबल टू सी होना ये चाहिए कि भाई इनविजिबल थिंग्स ये होना चाहिए था। ओके, आगे ये आप जो लाइन पढ़ी थी, राइट 10,000, देयर आर 2 एक्सप्लेनेशंस फॉर इट। यहाँ पे 2 है इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, 2 तरीके हैं। वन सेज दैट द वर्ब राइट इंडिकेट दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये तो इम्पेरेटिव है,
इम्पेरेटिव मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो सीधा वर्ब से शुरू होते हैं। अपने कहते हैं ना कि गो, जाओ, स्पीक, बोलो, ये इम्पेरेटिव होते हैं, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एंड द अदर सेज दैट राइट मीन्स इफ़ यू राइट, और दूसरा आप बना सकते हो कि यदि तुम राइट करते हो, क्योंकि ऊपर से लाइन चल रही है ना, इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेन साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी राइट 10,000 डेज, भी यदि तुम 10 दिन और रातों तक चलोगे तो चल सकते हो, या फिर ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे बन रहे हैं। आगे आगे ये कह रहा है कि भाई टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, स्नो यानी कि वाइट यानी कि हेयर की बात कर रहा है कि अगर तुम 10,000 दिनों तक रातों तक चलते रहोगे और तब तक जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो, यानी कि बूढ़े ना हो जाओ तुम, तब तक। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विद विल्ट टेल मी, रिटर्न्स यानी कि रिटर्न, और विल्ट यहाँ पे है विल, कि जब तुम वापस लौटोगे तब मुझे बताओगे। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स डैट बिफॉल, बिफॉल यानी कि हैपन टू, कि वो सारी चीज़ें तुम मुझे बताओगे जो तुम्हारे साथ घटित हुई। अब ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा जन्म हुआ है स्ट्रेंज साइट्स को देखने के लिए और तुम 10,000 दिन रातों तक चलो जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाएं, और तब लौट के तुम आना और मुझे बताना कि तुमने जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स ए वूमन ट्रू एंड फियर, ये कहता है कि फिर भी तुम कसम खा सकते हो, स्वेयर यानी कि एंड विल यानी कि कसम खा के तुम ये कह देना कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कहीं पर भी एक वूमेन, वो भी ट्रू और फेयर यानी कि सच्ची और सुंदर और तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। असल में यही हमारी पोइम का मेन मकसद है। वो बताना चाहता है वुमेन्स की इनकन्सिस्टेंटी, कि भाई औरतें कभी वफादार नहीं होती, अनफेथफुल होती हैं। ये जॉन डन के अकॉर्डिंग ये अपनी पोइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 स्टेंजाज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, डोंट वरी अगर कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या हो रहा है ना, चलो बता ही देता हूँ कि क्या पढ़ा है। असल में बात ये हुई है कि पहले वो कहता है कि भाई साहब आप दुनिया में 7 टास्क हैं, ये पूरे करके दिखा दो जो कि इम्पॉसिबल हैं। वो 7 कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिया। फिर ये कहता है कि अगर तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ है कि तुम अलग अलग अजीबोगरीब चीज़ें देखना चाहते हो तो ठीक है, तो तुम 10,000 दिनों और रातों तक चलो और फिर घूम फिर के आना, वापस आना, और तब मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। तो ये कहता कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हें इतने सालों तक एक सच्ची और फेयर वूमेन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ओके, ये लास्ट में लाइव्स ए वूमेन ट्रू एंड फेयर, इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए साइड में क्या लिखा हुआ है। ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई जो सारी की सारी औरतें हैं जो ब्यूटीफुल है वो सारी की सारी क्या होती है, अनफेथफुल होती है, डिसलॉयल होती है। ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स आर इनकॉन्स्टेंट, द कॉमा आफ्टर ट्रू इंडिकेट्स ए पॉज हेयर, एम्फेसाइजिंग, कॉमा दिया गया ना, ट्रू लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, यानी कि सच्ची और वो सुंदर। भाई ये सब ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। नो वुमेन्स इंजॉयज द 2 काइंड्स ऑफ वर्च्यू, इसका मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी औरत दोनों वर्च्यू एक साथ नहीं रख सकती, कि वो सुंदर भी हो और वफादार भी हो। या तो वफादार होगी तो सुंदर नहीं होगी, सुंदर होगी तो वफादार नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू जॉन डन। ठीक है, आगे ये सारी की सारी पोइम दोबारा लिख दी इसने, वाह क्या सीन है भाई, देख सकते हो आगे। ये हमारा लास्ट स्टेंज है इस पोइम का, पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, अब यहाँ पे लिखा कि इफ़ दाउ फाइंड्स, इसका मतलब कि फाइंड, ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए अपने को थोड़ा अजीबोगरीब लगती है भाई, ये क्या लिख दिया। ये दाऊ लिखा है, दाऊ यानी कि यू होता है ओल्ड इंग्लिश के अंदर, दाऊ यानी कि यू तुम, दाऊ होता है, दी होता है, दाई होता है, ये सारे के सारे आज के यू से कंपेयर कर लो आप, ये मान लो कि यू ही है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ यू फाइंड वन लेट मी नो, कि अगर तुम्हें कोई ऐसी एक मिल भी गई तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिम वर स्वीट, ए पिलग्रिम यानी कि ए जर्नी टू सम हॉली प्लेसेस यूज्ड, असल में ये क्या होता है कि जो धार्मिक यात्राएं आप करते हो ना, धार्मिक स्थान होते हैं उनको पिलग्रिम बोलते हैं। तो ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत मिल गई तो लेट मी नो सच ए पिलग्रिम, तो ऐसी औरत का मिलना जो
फेयर भी हो और ट्रू भी हो, ये एज ए पिलग्रिम है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसने वुमेन को सीधा डायरेक्टली क्या बोल दिया, पिलग्रिम बोल दिया। और लिटिल डिवाइस के अंदर पढ़ते हैं कि अगर आप एज या फिर लाइक का यूज़ करते हो तो वो तो सिमिली होती है, बट डायरेक्टली आप कहते हो कि भाई ये चीज़ तो वही है, डेट इज़ कॉल्ड मेटाफर। तो ये आपका भाई यहाँ पे पिलग्रिम जो वर्ड है ये मेटाफर है, वुमेन्स को एज ए पिलग्रिम कह दिया विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, कहता फिर भी तुम मुझे बताओगे कि भाई साहब आ जाओ, मैंने ऐसी लेडी मेरे को मिल चुकी है तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, अब क्या प्रॉब्लम होगी, देखते हैं। सॉरी। द थॉट एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कहता भले ही वो तुमने लेडी तुम ये कहो कि भाई पास में ही है, साथ वाले घर में ही है, तो भी कहता मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, दाओ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, कि हो सकता है कि जब तुम उससे मिले हो वो आपको ट्रू लगी हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक तुमने मुझे लेटर लिखा, शी विल बी येट शी विल बी फॉल्स एवर आई केम टू और दी, कि जब तक तुमने लेटर लिखा तुम मेरे पास आओगे, वहाँ तक पहुँचेगे ना, तब तक तो भाई सब वो 2 और 3 बंदों को चेंज कर चुकी होगी। कुल मिला के ये कह रहा है कि वो धोखा दे चुकी होगी। यहाँ पे एक वर्ड है एर होता है बिफोर, ये अपने एक पोइम और ही पढ़ी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वहाँ पर वर्ड आया था एर यानी कि बिफोर। तो ये अपनी पोइम थी, हमने इसको पढ़ लिया। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। कुल मिला के आप कम शब्दों में समझना चाहो तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पोइट ने पहले 7 टास्क दिए हैं, वो कहता है इनको पूरे करके दिखा दो, ये तो पूरे होने वाले नहीं हैं। फिर कहता है कि भाई तुम दुनिया में जाओ, इतने दिनों तक 10,000 दिन और रातों तक घूमते रहो, बट तुम्हें एक ट्रू सच्ची और फेयर वूमेन कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो मुझे बताओगे, तो ऐसी औरत का मिलना मेरे लिए एक पिलग्रिम होगा। और बट मैं मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं उससे मिलने जाऊंगा तब तक तो वो बेवफा हो चुकी होगी। तो ये तो पूरी समरी थी। बाकी अब हमारे MCQs यहाँ से शुरू करेंगे। MCQs ध्यान से देखना, आपके बहुत सी चीज़ें अब यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, लिटिल डिवाइसेस क्लियर हो जाएंगी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार तो दोबारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जॉन डन इज़ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट, जॉन डन जो कि महान मेटाफिजिकल पोइट हैं। डन बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, ये तो पता ही है क्योंकि 1500 में जन्म हुआ है, 1600 में डेथ हुई, तो ऑलरेडी 7th सेंचुरी आ चुकी होगी वहाँ पर। विलियम शेक्सपियर का टाइम है भाई, विलियम शेक्सपियर का कह लो, क्रिस्टोफर मार्लो का कह लो, और अपने फ्रांसिस बैकन भी उसी एज से बिलोंग करेंगे। एज थी एलिजाबेथन एज भी थी, फिर बाद में आपकी जैकोबिन एज आ जाएगी जब जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठता है तब। डन्स गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजास ऑफ 9 लाइन्स ईच, ये मैंने बता दिया, 3 स्टेंजे, हर एक स्टेंजा का 9 लाइनें हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ गो एंड कैचिंग फॉलिंग स्टार इज A B C D D D। तो यहाँ से आप देख लेना, बाकी मैंने क्लियर कर दिया था वहाँ पर। एन मोर इज बिलव्ड ऑफ जॉन डन, हाँ ये थोड़ी सी बढ़िया इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ गई। जॉन डन की जो बिलव्ड थी उसका नेम था एन मोर। तो जॉन डन ने एक बहुत ही फेमस कोटेशन लिखा था, अपने नेम का पन बनाकर लिखा था कि जॉन डन एंड डन अनडन, जॉन डन एंड डन अनडन। ये पन क्या होता है, यहाँ पे पन का मीनिंग बढ़िया क्लियर हो जाता है। ऐसा शब्द जो आपको लगे कि भाई ये किसके लिए यूज़ किया है, जैसे मैंने कहा अभी माउस। अब माउस मैंने कहा तो हो सकता है मैंने माउस वो रेड को कहा हो, या फिर वो आपका कंप्यूटर वाला जो माउस होता है उसको बोल दिया हो। तो ऐसा वर्ड जो ऐसी जगह पर यूज़ कर दिया जाए कि आपको लगे कि यार ये भी मीनिंग सही है, ये भी मीनिंग सही है, डेट इज़ कॉल्ड पन। जैसे मैंने कहा कि भाई हियर इज़ ए माउस नियर टू कंप्यूटर। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कंप्यूटर के पास माउस है, पता नहीं वो वाले माउस की बात कर रहा है जो कि खुद कंप्यूटर का होता है, या फिर रेड की बात की जा रही है। तो ऐसा ही अपने नेम का पन बनाकर इसने लिखा था, जॉन डन एंड डन अनडन। आगे, ड्राइडन यूज्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इन टर्म टू डाउन्स पोइट्री। अच्छा, ये यहाँ ये थोड़ी काम की बात है भाई।
असल में मेटाफिजिकल जो वर्ड था उसको जो टर्म जो कॉइन आउट की थी वो तो की थी सैमुअल जॉनसन ने, जिन्होंने अपनी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने आपकी डिक्शनरी लिखी थी, सैमुअल जॉनसन। टर्म उन्होंने बनाई और इस टर्म्स को इसको यूज्ड किया फर्स्ट टाइम जॉन ड्राइडन ने। और किसके लिए यूज़ किया जॉन डन के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाई, थोड़ा क्लियरली सुन लो। सैमुअल जॉनसन ने तो टर्म को कॉइन आउट किया, बनाया, इस टर्म को लेकर आए भी मेटाफिजिकल पोइट्री होती है, सैमुअल जॉनसन। और इस वर्ड को, इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? तो यूज किया था आपके ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने। किसके लिए यूज़ किया था? तो यूज़ किया था अपने जॉन डन के लिए। और जॉन डन इज कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। अब कह लो मास्टरी था, क्योंकि कंसीड का बहुत बड़ी यूज़ करता था। आगे, डन इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स पोइट्री। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया कि अब इस बंदे ने बहुत सारी पोइमें लिखी जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की फॉर्म में आती हैं। तो जॉन को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। आगे देखिए, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्टली बता दूंगा, कोई चीज़ समझाने वाली हुई तो वहाँ पे समझाता चलूंगा। डन्स सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वॉज पब्लिश्ड इन टू वॉल्यूम। कौन से वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुआ था? ऑप्शन तो ए है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस नेम से हुआ था, इन टाइटल, इसका टाइटल दिया गया था, सॉरी भाई, टाइटल दिया गया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। आगे, हाउ मेनी पोइम्स वर इंक्लूडेड इन द सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये जो सॉन्ग एंड सोनेट्स था, इसके अंदर कितनी और पोइमें कितनी थी? तो इसके अंदर आपकी टोटल 55 यानी कि 55 पोइमें थी, जिसमें से एक अपनी ये वाली पोइम थी। डन्स वॉल्यूम सॉन्ग एंड सोनेट्स वॉज पब्लिश्ड बाय, पब्लिश किसने किया था? हम जानते हैं कि भाई 1631 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। इसको पब्लिश किया गया 1633 में, इसका उसकी मरने के बाद में। तो ऑब्वियसली जॉन डन तो नहीं करेंगे, तो इसको पब्लिश किया था इनके सन ने, हिज सन। द वॉल्यूम ऑफ पोइम्स सॉन्ग एंड सोनेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया था? मैंने आपको बता दिया 1633। याद रखना 1631 में डेथ हुई है और 1633 यानी कि 2 साल बाद इसको पब्लिश करवाया गया था। उस बुक का नाम दिया गया था सॉन्ग एंड सोनेट्स। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार डील्स विद द थीम ऑफ, थीम क्या है, किस मुद्दे पर ये लिखी गई है? हिंदी में तो आपको पता है, वुमेन्स के बारे में बताया कि भाई वुमेन्स डिसलॉयल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, एंटी फेमिनिज्म। क्योंकि सॉरी इसका थीम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थीम तो वो एंटी फेमिनिज्म है, क्योंकि औरतों के खिलाफ जा रहा है, औरतों को बुरा भला यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना कि सोचो वुमेन्स कॉन्स्टेंसी यहाँ पे बताया गया, वो दूसरा क्वेश्चन होगा, बताऊंगा वहाँ पर आंसर उसका कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डन्स इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। जॉन डन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो तकड़ा काम है वो कौन सा है? हालांकि 7 टास्क दिए, वो कहता है कि भाई साहब वो तो पूरे हो ही सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन इज ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबल टास्क, ये नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। विच फिगर ऑफ स्पीच द पोएम यूज्ड इन द लाइन राइड 10,000 डेज एंड राइड नाइट्स, 10,000 दिन और रातों तक चलना, ये मैंने आपको बता दिया था, बी हाइपरबली, ठीक है। ये पन का मैंने आपको बताया, पन क्या होता है ना, ये मैंने बता दिया था। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा वो तो रहेगा हाइपरबली, बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज़। तो वो कौन से पौधे की बात की गई थी? वो आपका था भाई मैंड्रिक, बी ऑप्शन। ये जो आपके अदर दिए ना, बेलाडोना दे रखा है, मार्गोसा दे रखा है। मार्गोसा तो आपका जो अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका नॉवल है ना, वो आपका क्या नाम है, स्वीट वंडर ऑफ स्वीट, उसके अंदर नीम के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था। और बेलाडोना और आपका हाईसिनेट ये आपके आएंगे बेस्ट लैंड के अंदर, ये फूलों के नेम आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ से लिए गए हैं। और मैंड्रिक अपना इस पोइम के अंदर है। डन्स सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू, तो डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजर्स, ये तो पता ही है, 3 स्टेंजर बांटा गया है। द राइमिंग स्कीम बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी डी डी। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, दाउ हियर रेफर, क्या कि दाउ, अब दाउ वो नहीं कि दाउ को दाउ, असल में दाउ होता है यू। तो यहाँ पर दू किसके लिए कहा गया भैया कि तुम जब तुम वापस आओ मुझे बताना, तो किसे कह रहा है? क्या वो किसी लवर को कह रहा है? नहीं,
पोइट को कह रहा है नहीं, जो पोइम पढ़ रहा है उसको कह रहा है, यानी कि हमें कह रहा है। भैया आप जाके ढूंढ लो भाई साहब, अगर ऐसी औरत मिलती है तो। द पोइट वुड लाइक टू मेक ए पिलग्रिम टू, कौन सी चीज़ को पिलग्रिम के समान समझता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए फेयर एंड फेथफुल वुमेन। उसको यहाँ पे मैंने लिटिल डिवाइस की बात की थी कि ये आपका यहाँ पर मेटाफर है। देखो अगर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है तो भाई वीडियो लाइक शेयर कर देना, बाकी तो आपकी मर्जी है। इन द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार द प्रोटैगोनिस्ट विश, उसकी इच्छा क्या है भाई, वो क्या इच्छा चाहता है, वो उसकी इच्छा क्या है, जो पोइम लिख रहा है उसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है? तो वो चाहता है टू मीट ए ट्रू वुमेन, एक ऐसी औरत से मिलना चाहता है जो सच्ची हो, सुंदर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज़ बीन यूज्ड इन डर्न्स पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, तो कौन सा मीटर यहाँ पर यूज़ किया गया है? देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। असल में 2 मीटर यूज़ यहाँ पे किए गए हैं, आइम्बिक पेंटामीटर और टॉकिक टेट्रामीटर। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया आपको, सॉरी। आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया, यानी कि वो 5 सिंबल्स वाला आपका फिट वाला, और टॉकिक टेट्रामीटर जिसके अंदर 3 बनते हैं। तो ये दोनों मीटर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। हालांकि मीटर का फिर वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब डिटेल से पढ़कर समझकर फिर आपके बारे में इस पर बात करेंगे। तो पूरा प्रॉपर अभी क्लियर नहीं है। हालांकि ये पेंटामीटर ये 1 से शुरू हो जाते हैं, मोनोमीटर होता है, फिर 2 वाला होता है, डाईमीटर होता है, 3 वाला आपका टेट्रामीटर होता है, 4 वाला भी होता है, ऐसे 5 वाला पेंटामीटर होता है, 6 वाला भी होता है, 7 वाला भी होता है। तो अलग उस टॉपिक पे फिर चले जाओगे आप, मीटर क्या होते हैं। आइम्बिक मोनोमीटर इन यूज्ड, तो आइम्बिक मोनोमीटर कहाँ पे यूज़ किया गया है? अच्छा, आइम्बिक मोनोमीटर का यूज़ किया गया है, ठीक है भाई। तो उसमें तो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड का है आइम्बिक मोनोमीटर, तो ये आई थिंक ठीक है। फिर ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है भाई। इसका आप ये करो कि 2 प्रकार के मीटर यूज़ किए गए हैं, आइम्बिक पेंटामीटर और आइम्बिक मोनोमीटर यूज़ किया गया है। वहाँ पे वर्ड भी तो एक ही था, फिट एक ही बन रहा था, ठीक है ना। तो है तो दोनों आइम्बिक ही, बट एक तो पेंटा यानी कि 5 फिट बनते हैं, एक मोनो यानी कि 1 ही फिट बनता है। तो दोनों मीटर यहाँ पे ऑप्शन ये थोड़ा गलत लिखना, यहाँ पे लिखना होगा नंबर 1 एंड 3rd सॉरी। एम्बिक मोनोमीटर यूज़ किया गया है 7th 8 में, जो कि हर एक स्टेंजा की जो 7th 8th नंबर वाली लाइन है वहाँ पर यूज़ किया गया है। और टॉकिक टेट्रामीटर इज़ यूज्ड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9th लाइन ईच। ये इसने क्या कन्फ्यूज़न कर दी भाई, ये भाई थोड़ा इसको आप ना ही मानिए, इसको समझना मत, तो ठीक है, सॉरी इसके लिए। ये जो यहाँ पे आया हुआ है, इसके लिए मीटर को थोड़ा अलग से समझ लेना, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर देगा, सॉरी इसके लिए। ये मैंने किसी की वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लिए, तो उसने खुद ने गलत कर दिया, कन्फ्यूज़न कर रखा है, क्योंकि ये गलत है। आइम्बिक पेंटामीटर आएगा और टेट्रामीटर आएगा या मोनोमीटर आएगा, थोड़ा इसको क्लियर कर लेना आगे। सॉरी इसके लिए गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम कोई गूगल तो है नहीं आपको डिटेल में सारा कुछ बता दे, हाँ तरीका है बताने का, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जा सकता है। व्हाट इज़ द टोन ऑफ पोइम, टोन क्या है? टोन हिस्टोरिकल व्यंग किया गया है औरतों पर। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स, किसके लिए याद किया जाता है? कंसीट के लिए। हाँ ये बता सकता हूँ कंसीट क्या है। जब 2 अनसिमिलर आइडियाज़ को एक साथ रखोगे, कंपेयर करोगे, वो कंसीट है। आप जॉन डन की और भी पोइम पढ़ोगे, फ्ली पढ़ोगे, ठीक है, वो एक छोटा सा कीट उसको काट रहा है, वो कहता है भाई इसने मेरे को काट लिया, मेरी लवर को काट लिया, तो हम दोनों एक हो गए। कहाँ कीड़ा यार, कहाँ वो लव है ना। तो ऐसी चीज़ों को लेकर रखना, डेट इज़ कॉल्ड कंसीट। यही देख लो, टूटता हुआ तारा, मैंड्रिक रूट, मारमेड, फिर कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती है, एक ट्रू और फेयर वूमेन नहीं मिलने वाली। कहाँ वो चीज़ें, कहाँ ये चीज़ें, यही होती है कंसीट। आपको किसी को आंसर देना पड़ जाए तो इस तरीके दो कंसीट क्या है। अगर वैसे ढूंढोगे तो वही बहुत कंफ्यूज कर देगा, बड़ी बड़ी इंग्लिश लिखी होती है, टफ कर देगा, कंसीट क्या है, कंसीट क्या है। सीधी सी बात है कि दो कहीं और चीज़ को कहीं और जोड़ के लिख दो, डेट इज कॉल्ड कंसीट। तो जॉन डन ने जो 7 टास्क बताए थे उनकी बात मैं दोबारा यहाँ पे कर लेता हूँ। पहला है टू कैच ए फॉलिंग स्टार, टूटते हुए तारे को पकड़ना। बिगेट ए चाइल्ड विद ए मैंड्रिक रूट, एक मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करना। वेयर आर पास्ट ईयर्स आर गॉन, पास्ट के ईयर कहाँ चले गए उनके बारे में पता लगाना। हु क्लेफ्ट डेविल्स फुट, डेविल्स के पैरों को किसने चीरा। इनका सीक्वेंस याद रखना, वो तो सीक्वेंस और पूछ लेते हैं आरपीसी वाले।
हाउ टू लिसन मारमेड सिंगिंग, उनके सिंगिंग कैसे सुनना, कीप ऑफ एनिमी स्टिंगिंग, और व्हाट विंड सर्व द एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड। इनका सीक्वेंस याद रखना, इनको ऐसे वो सीक्वेंस में पूछ लेगा पहला टास्क कौन सा था, इसके बाद में कौन सा था। विच फिगर ऑफ स्पीच द पोइट यूज्ड इन द लाइन राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, ये मैंने आपको वहाँ बता दिया, हाइपरबोली यूज़ की गई है इस लाइन के अंदर। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फिट, तो यहाँ पे इल्यूजन है। इल्यूजन यानी कि जब आप कोई बात पढ़ते हो तो आपको दिमाग में कहानी आती है, भाई ये तो शायद ये तो बाइबल की कहानी है, भाई उसमें लिखा गया था कि भाई डेविल के किसी ने पैर चीर दिए थे, तो इल्यूजन होता है, डेट इज यही आपका इल्यूजन होता है, बहम। आप कोई कोई आपको कहानी सुना रहा है, कोई आपको गीत सुना रहा है, आप सोचो यार ये बात तो यार वहाँ पे थी ना, तो यही आपका इल्यूजन होता है नॉर्मली। इन लाइनों के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लाइनें हैं, इफ़ दाऊ फाइंड्स वेस्ट वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिम वर स्पीट, तो यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि उस लेडी को इसने डायरेक्टली क्या कह दिया, पिलग्रिम कह दिया। सिमिली नहीं है भाई, सिमिली के लिए लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। इन द पोइम गो फॉलिंग स्टार प्रोटैगोनिस्ट विशेष, क्या इच्छा है ये मैंने आपको बता ही दिया, इसकी इच्छा क्या है, टू मीट ए ट्रू वुमेन। आगे, इफ दाउ बेस्ट बोर्न द स्ट्रेंज साइट्स विच रिलेटेड डिवाइस, यहाँ पे कौन सी रिलेटेड डिवाइस है, स्ट्रेंज साइट, स्ट्रेंज साइट्स। तो यहाँ पर जो आपका है भाई वो स्ट्रेंज साइट एस एस रिपीट हो रहा है, तो आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि एस से स्ट्रेट एस से साइट, और अलिट्रेशन के लिए कभी भी सीधा देख के टिक मार्क मत कर देना भी यहाँ पे एस है वहाँ पर एस है और लो अलिट्रेशन, उसके साउंड पर जरूर देखना कि साउंड सेप मैच करना चाहिए, जैसे बोलोगे स्ट्रेट स साउंड आ रहा है, साइट में स आ रहा है, इसलिए अलिट्रेशन है। डोंट सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज मार्केड बाय, किसके लिए जाना जाता है, इसके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, एब्रूप्ट है, कोलोकियंस है, कोलोकियल लैंग्वेज यूज़ की गई है, एंड ड्रामेटिक ओपनिंग है, फार फैच्ड कंसीट है, दूर दूर की चीज़ों को जोड़ा गया है, स्टायरिकल है, सिनिकल है, वुमेन के प्रति इसका एटीट्यूड शो किया गया है। तो भाई ये थी अपनी पोइम, मैंने ट्राई किया आपको बताने के लिए, सारा कुछ मिक्सअप कर दिया, पोइट के बारे में बता दिया, पोइम के बारे में बता दिया, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देख ली, एमसीक्यूज भी कर लिए। फिर भी अगर लास्ट के अंदर आप चाहो तो समराइज़ करने के लिए याद रखना कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट है, इसने मेटाफिजिक पोइट्री लिखी थी, ये आपकी एक मेटाफिजिकल पोइम है, 7 टास्क हैं और वो कहता है कि एक ट्रू और फेयर वुमेन नहीं मिल सकती। कुल मिला के मोटा मोटा सा बस यही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आरपीएससी की जो आपका फर्स्ट ईयर सिलेबस है उसकी पोइम में बाकी भी इसी तरीके से मैं कवर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बढ़िया लगा हो तो। अपने जो भी आपके व्यूज़ होंगे, आपका जो भी आपका फीडबैक होगी, कई बार कमेंट आते हैं कि भाई आप म्यूज़िक यूज़ करते हो, ठीक है वो स्टार्टिंग अंदर किया था, अब नहीं करता हूँ, और ज़्यादा कोई बढ़िया स्टूडियो भी नहीं है, सिंपली वीडियो बनाता हूँ, जस्ट समझ आए किसी को तो बढ़िया, ना आए तो ठीक है, ठीक है। बाकी आपके जो भी आपके सजेशंस रहेंगे वो हमेशा मैं अप्रूव करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ या ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो आपके कोई आइडियाज़ आपको बढ़िया लगते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए करिए। थैंक यू, बाय बाय।